तन दुरुस्त मन दुरुस्त चैनल में आपका स्वागत है। आज का हाल यह है कि जिसे देखिए वही कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। कुछ लोग तो टॉयलेट में जाते हैं तो घंटे घंटे भर बाद बाहर निकलते हैं, फिर भी पेट पूरी तरह साफ न हो पाने का तनाव चेहरे पर लिए दिन भर घूमते हैं। आज हम इसी कब्ज की कठिन समस्या पर बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप जीवन भर के लिए इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग कब्ज से लड़ते लड़ते थक गए हैं, भांति भांति के नुस्खे और दवाएं आजमा चुके हैं, उन्हें यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अंत तक आपको आपकी समस्या का समाधान मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा और इतने कारगर तरीके आप जान जाएंगे कि अपने पड़ोसियों को भी ठीक कर पाएंगे। आपको कब्ज नहीं है तो भी यह वीडियो आपके काम का है, क्योंकि मूल बात आंतों की कार्यक्षमता बढ़ाने और ठीक रखने की है और यह बेहतर स्वास्थ्य के लिए सभी के लिए जरूरी है। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक दो जरूरी बातें भी सुनते चलिए। पहली बात कि इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारी हर तरह से परखी हुई है। यहाँ हम समग्र या इंटीग्रेटेड चिकित्सा की बात करते हैं, यानी आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा का समन्वय, ताकि बीमारी जड़ से दूर हो और बिना दुष्प्रभाव के संपूर्ण स्वास्थ्य मिले। दूसरी बात कि यह चैनल जानबूझकर फेसलेस बनाया गया है, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जिनमें यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे मंचों पर अतिशयोक्तिपूर्ण या हवाई नुस्खे बताने वालों की असलियत भी बताई जाएगी। चूंकि इस चैनल के संचालक के नाम से देश के तमाम डॉक्टर और बुद्धिजीवी अच्छी तरह परिचित हैं, तो चेहरा दिखाने की स्थिति में कई बार अनावश्यक विवाद और झंझट खड़े हो सकते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य सिर्फ सही सलाह देना है। यह भी याद रखें कि यह बस एक परामर्श है, बाकी समझदार के लिए संकेत काफी है कि उसे कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब डॉक्टरों के चंगुल से बचना चाहिए। खैर, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। हम इस चर्चा में कारगर साबित हो चुके घरेलू या आयुर्वेदिक नुस्खों, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा के उपायों की एक साथ सामंजस्यपूर्ण बात करेंगे, ताकि आपको समग्र चिकित्सा का लाभ मिल सके। लेकिन इलाज की बात से पहले यह भी जान लेना चाहिए कि कब्ज आखिर होता क्यों है और इससे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। यह समझदारी बन जाएगी तो कई बार आप थोड़ी सी सावधानी करके बिना कोई दवा खाए भी खुद को ठीक रख सकते हैं। आसान सी भाषा में समझें तो कब्ज यानी मल का कम आना, कठोर होना और बाहर निकालने में कठिनाई होना। इसे हम रोजमर्रा के जीवन में मामूली बात मान लेते हैं, लेकिन असल में यह हमारे पाचन तंत्र की गंभीर समस्या का संकेत है। वैज्ञानिक दृष्टि से समझिए तो भोजन पचने के बाद उसका जो अपशिष्ट बचता है वही मल है। यह हमारी बड़ी आंत यानी कोलन से होकर गुजरता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा काम है मल से पानी सोख लेना। जब सब कुछ सामान्य हो तो आंत केवल उतना ही पानी खींचती है जितना आवश्यक है, लेकिन जब मल ज्यादा देर तक बड़ी आंत में अटका रहे तो आंत उस स्पंज की तरह काम करती है जो बार बार पानी सोख ले। नतीजा यह होता है कि मल सूख कर कठोर हो जाता है और फिर उसे बाहर निकालने में शरीर को काफी जोर लगाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि यह मल आंत में रुक क्यों जाता है। सबसे पहली वजह है, जिसे हर कोई जानता है, कि हमारे खान पान और जीवन शैली की लापरवाही। सोचिए कि हम कितना कम रेशेदार या फाइबर वाला भोजन खाते हैं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ये सब मल को आकार और नरमी देते हैं, लेकिन अगर रेशा कम हो तो मल छोटा और कठोर बन जाता है। इसके साथ पानी की कमी भी बड़ा कारण है। जब शरीर को पर्याप्त जल नहीं मिलता तो आंत अपनी जरूरत के लिए मल से भी पानी निचोड़ लेती है, जिससे सूखापन और बढ़ जाता है। तीसरी वजह है आलस्य। जब हम चलते फिरते नहीं हैं
तो आंतों की मांसपेशियां भी सुस्त हो जाती हैं, वे मल को आगे धकेलने की अपनी ताकत खोने लगती हैं। और चौथी बात जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वह है हाजत होने पर भी शौच को टालना। जब शरीर संकेत देता है और हम बार बार उसे दबाते हैं तो आंत भी धीरे धीरे इस संकेत को अनसुना करना सीख जाती है। कुछ मामलों में यह समस्या केवल आदतों की नहीं होती बल्कि किसी बीमारी की वजह से भी आती है। हमारी आंतों की गति को विज्ञान की भाषा में पेरिस्टालसिस या आप इसे आंतों का आकुंचन संकुचन कह सकते हैं। यह लहर की तरह सिकुड़न है जो मल को आगे धकेलती है, लेकिन थायराइड की कमी यानी हाइपोथायरायडिज्म, पार्किंसंस जैसी बीमारियां या फिर पेन किलर और अवसाद वाली दवाएं आप खा रहे हों तो ये मिलकर आकुंचन संकुचन की लय को बिगाड़ देती हैं और आंत की चाल धीमी हो जाती है। फिर एक और कारण है मांसपेशियों का तालमेल। मल त्याग के लिए हमारी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को सही समय पर ढीला होना होता है। अगर इनमें गड़बड़ी हो तो चाहे आप कितना भी जोर लगाएं मल बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब यह कि कब्ज केवल मल के अटकने का नाम नहीं है, यह उस प्रक्रिया का नतीजा है जिसमें बड़ी आंत जरूरत से ज्यादा पानी सोख लेती है, आंतों की गति धीमी पड़ जाती है और मांसपेशियों का तालमेल बिगड़ जाता है। रोजमर्रा के जीवन में समस्या जब तक बहुत बढ़ न जाए तब तक आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते, पर इसे हल्के में लेना किसी भी रूप में सही नहीं है। एक तरफ यह आपको चिड़चिड़ा बना देता है, मन भारी भारी लगने लगता है, तो दूसरी तरफ धीरे धीरे यह बवासीर, फिसर और अनेक दूसरे रोगों का रास्ता खोल देता है। इसीलिए आयुर्वेद आंतों की गड़बड़ी को सारे रोगों का मूल मानते हुए कहता है सर्वेषां रोगाणां निदानम कुपिता मलाह। इसलिए यदि शरीर बार बार आपको इस तरह संकेत दे रहा है तो यह एक चेतावनी है कि आपके खान पान, व्यायाम और आदतों को सुधार की जरूरत है। स्वस्थ पेट ही स्वस्थ तन और प्रसन्न मन की जड़ है। खैर, इन बुनियादी बातों को समझने के बाद अब आइए इस समस्या के समाधान की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको आंतों की सक्रियता या कहें इसकी आकुंचन संकुचन की लय को ठीक करने के लिए बिना दवा के एकदम आसान तरीका सुझाता हूं। कुछ दिन आप यह तरीका आजमा लेंगे तो तय मानिए कि आपको बहुत फायदा होगा। इस तरीके से कब्ज तो दूर होगा ही, स्मरण शक्ति का ह्रास, नींद की गड़बड़ी, थकान, सिरदर्द, अपच, दमा जैसे तमाम रोगों में भी लाभ मिलेगा। तरीका यह है कि एक मोटा तौलिया तह करके लगभग आधा फुट चौड़ी और 1 फुट लंबी पट्टी बना लें। इसे ठंडे पानी में भिगोकर हल्का सा निचोड़ लें ताकि पानी टपके नहीं। इसे पेड़ू यानी नाभि के नीचे 15-20 मिनट के लिए रखें। जिन्हें सुविधा हो वे इसकी जगह इसी तरह से झीने पतले कपड़े में गीली मिट्टी की पट्टी बनाकर भी रख सकते हैं। कई बार इससे और भी ज्यादा लाभ मिलता है। यह प्रयोग सवेरे शाम टहलने जाने से पहले करें तो अच्छा है। इसे खाली पेट करना है, खाने के तुरंत बाद ना करें। कुछ दिनों तक नियमित करेंगे तो आपकी आंतें सक्रिय होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सवेरे शाम दोनों समय शौच जाने की आदत बनाएं। शाम को खाने के बाद या सोने जाने से पहले शौच के लिए जरूर जाएं। शाम को खाने के बाद शौच जाने की बात से आश्चर्य में पड़ने की जरूरत नहीं है। यह न सोचें कि इससे आपने जो भोजन किया है वह सब बाहर निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अतिसार रोग न हो तो शरीर का तरीका ऐसा है कि खाया पिया बाहर आने के लिए कई घंटे का समय लगता है। बहरहाल कुछ दिनों तक शौच के लिए बैठेंगे तो दोनों समय शौच की आदत आपकी बननी शुरू हो जाएगी। यदि आप भयंकर वाली कब्ज से पीड़ित हैं तो सवेरे शाम कम से कम 3-3 किलोमीटर तेज गति से टहलने का कार्यक्रम भी जरूर बनाएं। इससे आंतों की सक्रियता बढ़ती है और उन्हें शक्ति मिलती है। जिन्हें दवा खाने की बीमारी होती है उन्हें ऐसे तरीके फालतू के लग सकते हैं, पर कई दिनों तक आजमाने पर पता चलेगा कि जिंदगी में बहार लाने वाला असली तरीका वास्तव में यही है। यदि आपके स्वभाव में कब्ज की वजह से चिड़चिड़ापन आ गया है और शौचालय में आपको देर तक बैठे रहना पड़ता है,
साथ ही सवेरे के समय एक से ज़्यादा बार शौच के लिए जाना पड़ता है, तो ऊपर वाले तरीके के साथ चाहें तो होम्योपैथी की एक आसान सी दवा नक्स ओमिका 30 या 200 दिन में 3-4 बार 4-4 घंटे पर ले सकते हैं। दवा की 2 बूंदें सीधे जीभ पर टपका सकते हैं या गोली में हो तो 4-5 गोलियां जीभ पर रखकर चूस सकते हैं। दवा लेने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। बेहतर है कि दवा की आखिरी खुराक सोने से 10-20 मिनट पहले लें। जिन लोगों को दिन दिन भर बैठकर काम करना पड़ता है, उनकी बीमारियों में नक्स ओमिका अक्सर शानदार काम करती है। वास्तव में ये दोनों उपाय मिलकर आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब आइए एक ऐसे आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे की बात करते हैं जिसने कुछ लोगों पर बहुत अच्छा असर दिखाया है। यह तरीका है काली छोटी हरण चूसने का। आप अच्छी गुणवत्ता वाली काली हरण लाकर रख लें। 1-2 हरण खाने के बाद मुंह में रखकर चूसते रहें। इसे आपको चबाना नहीं है, बस अपने आप धीरे धीरे घुलने दीजिए और चूसते रहिए। घंटे 1.5 घंटे में यह समाप्त होगी। शुरू में 2-4 दिन कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन फिर आपकी आदत बन जाएगी। 2-3 दिन देखिए कि इससे यदि शौच ज़्यादा ढीला हो रहा हो तो हरण की मात्रा भी थोड़ी कम कर दें, और यदि कोई फर्क पड़ता न दिखे तो मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। अपने हिसाब से मात्रा तय करके आप इसे नियमित लेते रहें। धीरे धीरे इससे आंत की सक्रियता बढ़ेगी और कब्ज की स्थिति समाप्त होने लगेगी। कठिन कब्ज वाले लोग ईसबगोल की भूसी और आंवले का चूर्ण एक साथ मिलाकर कुछ दिनों तक ले सकते हैं। 5-7 ग्राम ईसबगोल में 1 चम्मच आंवले का चूर्ण मिलाइए और पानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके फाँक लें। ऊपर से कम 1 गिलास पानी पीना है। पानी के बजाय शहद, नींबू वगैरह का शरबत भी ले सकते हैं। इसे रात में सोने से पहले कर सकते हैं या दिन में दोपहर बाद 4-5 बजे के आसपास। आंवले का चूर्ण इसलिए मिलाना है कि जिन लोगों को ईसबगोल की आदत लगने का डर हो तो आंवला आदत नहीं पड़ने देगा और आंतों को गतिशील बनाएगा। 2-4 हफ्ते नियमित और फिर बीच बीच में कभी कभार यह तरीका आजमाएंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। कब्ज की बात आए तो आयुर्वेद के नुस्खे त्रिफला की भी बात अक्सर लोग पूछने ही लगते हैं। याद रखें कि त्रिफला का सही फायदा तभी मिल सकता है जबकि आप इसे लंबे समय तक सही मात्रा में लेते रहें। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में सोते समय गुनगुने पानी से लेना अच्छा है। इसे आप दोपहर बाद 5-5:30 बजे के आसपास यानी रात के खाने के 2-3 घंटे पहले भी ले सकते हैं। मौसमी उपाय के तौर पर अमरूद और बेल कब्ज पर सीधा असर दिखाते हैं। अमरूद के मौसम में तय कर लीजिए कि नाश्ते में बस अमरूद ही खाना है। 1-2 दिन में ही आपको असर दिख जाएगा। जो लोग कफ अधिक बनने की समस्या से ग्रस्त हैं वे चाहें तो अमरूद को हल्का सा गर्म करके भी ले सकते हैं। वैसे सही तरीके से अमरूद खाकर सामान्य धारणा के विपरीत सर्दी जुकाम ठीक करने में भी मदद मिलती है। पपीता तो खैर पूरे साल मिल जाता है, इसे भी आप जब तब लेते रहें। लीवर और आंतों दोनों पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। इसी तरह बेल के मौसम में सवेरे या दोपहर भोजन के 3-4 घंटे बाद बेल का शरबत पीने से भी शौच बंधा हुआ अच्छे से होने लगता है। सामान्य कब्ज वालों को इन उपायों में से 1-2 से ही भरपूर लाभ मिल जाएगा, पर जिनकी हालत ज़्यादा खराब हो उन्हें कठिन कब्ज की स्थिति में 2-3 दिन लगातार और बाद में हफ्ते में 1 बार नियमित नींबू पानी मिला एनिमा लेने की आदत भी बना लेनी चाहिए। एनिमा लेने का तरीका आप प्राकृतिक चिकित्सा के किसी केंद्र या यूट्यूब वगैरह पर कोई वीडियो देखकर आसानी से सीख सकते हैं। यदि आप सही प्रयोग करते हैं तो एनिमा अद्भुत नतीजा दे सकता है। कठिन कब्ज वाले लोग एनिमा के साथ उपवास का तरीका भी आजमाएं तो धीरे धीरे उनकी कब्ज हमेशा के लिए दफा हो जाएगी। शुरू में कम से कम 3 दिन का और बाद में हफ्ते या 15 दिन में 1 दिन का उपवास जरूर करें। 3 दिन के उपवास में पहले दिन सिर्फ फल खाएं, दूसरे दिन नींबू शहद पानी या संतरा मौसम्मी के जूस पर रहें,
तीसरे दिन फिर फल खाएं और चौथे दिन से हल्के भोजन के साथ उपवास खत्म करना शुरू करें। ऐसा कुछ समय तक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी कब्ज तो जाएगी ही, वजन कम होगा तो बढ़ने की स्थिति बनेगी और वजन ज़्यादा होगा तो घटकर नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। मैंने ये सभी उपाय जानबूझकर ऐसे बताए हैं जो आम तौर पर हर व्यक्ति कर सकता है। प्रयत्न तो खैर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैठे ठाले इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा होम्योपैथी की ब्रायोनिया अल्बा, एलुमिना, सल्फर, ओपियम, लाइकोपोडियम जैसी कई दवाएं बिना किसी नुकसान के आपकी मदद कर सकती हैं, लेकिन इनका चुनाव लक्षण मिलाकर ही किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूं कि भांति भांति की दवाओं के चक्कर में इधर उधर भटकने के बजाय अब आप अपनी कब्ज को विदा करने का काम ज़रूर कर लेंगे। आज बस इतना ही। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें, ताकि और भी लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक हो सकें। और चूंकि चैनल बिल्कुल नया है तो स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा भी तेजी से आगे बढ़ सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।